उसके मुंह से था कि नहीं वो राक्षस है। जब आशाराम के ऊपर आरोप लगा था बलात्कार का, उस घटना के बारे में जरा बताइए। घटना को जब हमें पता चला तो शुरुआत में हमें भरोसा नहीं, लेकिन जब उस बच्ची के आंखों में आंसू देखे, अब वहीं पर से सोच दिया। जो था स्थानीय इंचार्ज, उसने 5 लाख का ऑफर किया। हमने उनसे कहा कि अगर तुम्हारी लड़की होती तो कितने का सौदा करते। इन लोगों ने हमको तोड़ने के लिए मानसिक रूप से उन्होंने हाथ में माला ले ली और हमारे ऊपर फूंक मारे कि पत्रकारों को वो सम्मान नहीं मिल पाता है जिसके वो असल हकदार हैं। अखबारी संस्थानों की सबसे बड़ी विडंबना ये है कि वो हमसे सब चाहते हैं, लेकिन जब सुरक्षा की बात आती, सम्मान की बात आती, हित की बात आती तो सब हाथ खड़े कर लेते हैं। एक व्यक्ति हमारे दैनिक जागरण ऑफिस में आता है, एक लिफाफा देता है और वो कहता है कि देखो ये बापूजी ने तुम्हें सद्बुद्धि का प्रसाद भेजा है। तो दिखाता है कि देखो अटल बिहारी वाजपेयी बापूजी के पैर छू रहे हैं, नरेंद्र मोदी पैर छू रहे हैं और तुम इनसे पंगा ले रहे हो। आपके इस काम के बाद से ही तो सारे बाबाओं की दुकानें बंद होनी शुरू हो गई थी। आज बताइए ये हो गया, लोगों ने भरोसा करना छोड़ दिया वृद्धजनों पे। कि पहला फोन हमने अपनी पत्नी को किया था, ये सोच के किया था कि हमारी आखिरी काल है। तो ये हमला आप पर कैसे हुआ था? जब 17 सितंबर 2014 को हम पे हमला हुआ तो एक व्यक्ति बड़ी तेजी से आया और एकदम यूं पकड़ के ये मारा। ये सब कुछ हुआ। जो दूसरे लोग थे, जो हमारे दैनिक जागरण के थे, जो अन्य अखबार वाले थे, बोले देख लिया कौन तुम्हारे पीछे खड़ा रहा। कहा जाता है ना कि कुछ खोए बिना कुछ मिलता नहीं है। आशाराम बापू ने दुनिया को भले बर्बाद किया हो, लेकिन उनके कुकर्मों ने आज आपको हमारे साथ बैठाया हो। अगर वो ऐसा ना करते तो आप शायद एक इतने प्रभावशाली पत्रकार के रूप में ना जाने जा रहे होते। क्या क्या कीमत आपको, क्या वहां से आपको मिला और क्या आपने खोया? देखिए, मिला तो वो जिस उद्देश्य से हम पत्रकारिता में आए थे, इंजीनियर की नौकरी छोड़ के, वो हमारा लक्ष्य पूरा हुआ। संतुष्टि है पूरी? संतुष्टि पूरी है। जो अधिकतम एक छोटे से शहर में, शाहजहांपुर जो बी ग्रेड का, वहाँ रह के जो हम अचीव कर सकते थे पत्रकार, वो हमने अचीव किया। क्या खोया क्या पाया, ये तो प्रभु की कृपा है। जिस क्षेत्र में वो ले जाते हैं उधर ही व्यक्ति जाता है। हमने ये सब कुछ किया तो हमने कुछ नहीं किया, उस परम सत्ता ने हमसे कराया है। एक कर्ता हमें बना दिया, करने वाला वही है। बस माता पिता के जो संस्कार थे, परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य से जो हम गायत्री परिवार से जुड़े हैं, तो नेक नीति की जो उन्होंने राह सदैव, जो अखंड ज्योति पत्रिका वगैरह जो भी पढ़ते थे, स्वाध्याय की आदत थी, तो उन्हीं से एक ये भाव उत्पन्न होता था कि हमें कुछ अच्छा करना है। तो इसी वजह से हम ये संभव हो सका। जो हम लालच की भावना नहीं आई, डरे नहीं, तो ये सारे भाव बने रहे। अन्यथा हो सकता हम भी विचलित हो जाते। और इस मामले में हम ये कहेंगे, इसमें हमारी धर्मपत्नी का सबसे बड़ा सपोर्ट रहा उनका, क्योंकि वो एक तो शिक्षक थी, आर्थिक रूप से हम मजबूत थे। यहाँ पे एक हम ये भी कहेंगे कि जब पत्रकार की बात आती है कहीं पे, तो पत्रकार को बहुत जल्दी ब्लैकमेलर बता दिया जाता है। अगर वो सही दिशा में चलता है तो उसे मजबूर कर दिया जाता है, डराया जाता, धमकाया जाता, पैसे को प्रलोभन दिया जाता, और नहीं तो उसे फंसाया जाता है। हमारे मामले में भी इस तरीके से चीज़ें की गई। जब हम पे हमला हुआ, हमले के बाद की जो प्रक्रिया हुई, इसको हम यहाँ तक पहुँचाने में ये रहे कि जिस उद्देश्य से हम पत्रकारिता में आए थे, वो उद्देश्य हमारा पूरा हुआ। आज संगीनों के साए में हमको रह करके जीवन यापन करना पड़ता है। जो हमारी स्वतंत्रता थी वो हमारी छिन गई है। अकेले हम कहीं जा नहीं सकते। अगर हम जाते भी हैं तो एक तो समाज के भी लोग टोकने लगते हैं, पुलिस वाले भी टोकने लगते हैं, भाई सुरक्षा मिली, कहाँ है तुम्हारा। दूसरी बात, हमको भी लगता है कि हमारे परिवार भी पीछे, अगर हमको कुछ हो गया तो हमारा परिवार क्या करेगा। तो ये हमारी स्वतंत्रता से, आज़ादी से गई। लेकिन हमें खुशी इस बात की है कि जब कोई ये लेता है, ये कहीं जाते हैं तो ये कहता है कि अच्छा ये वही नरेंद्र यादव, आसाराम वाले। तो ये संतुष्टि मिलती कि यार इतने बड़े एक साम्राज्य, जिसका ये आर्थिक साम्राज्य, जो आध्यात्मिक साम्राज्य, जिसको लोग भगवान कहते थे, उसके साथ में हमको जोड़ दिया। और जोड़ करके हमको नेम फेम जो मिला है, भले ही हम तो ये कहते हैं कि देखिए जो प्रक्रिया अपनाई गई, हमने अपने कलम चलाई। हम कोई हमारे पास कोई सज़ा देने का हम कोई वो नहीं थे। विधिक प्रक्रिया से उन्हें सज़ा मिली, लेकिन हमारा जो उद्देश्य था, जो अंधभक्ति थी, उसको हमने तोड़ा
हमें कुछ संतुष्टि है, खुशी है। हमारा जो पत्रकारिता धर्म जिसके लिए हमने कलम उठाई थी उसको हमने संजीदगी से निभाया, इसकी हमें खुशी है, संतुष्टि है। और हमारा दैनिक जागरण संस्थान ने हमें पूरी खुली छूट दी, हमको रोका नहीं, वो हमें संतुष्टि है। लेकिन गया हमारे पास से बहुत कुछ है। आज़ादी आपकी गई। आज़ादी गई, परिवार ने जो दंश झेला है इस बीच में। जब 17 सितंबर 2014 को हम पे हमला हुआ, जब गर्दन में 42 टाके हैं और आप एक कट देख रहे हैं यहाँ पे, यहाँ से लेकर के यहाँ तक 28 टाके हैं, तो उसके बाद का जो रहा सीन 3 महीने का जो हम उपचार की पूरी वो चलती रही, यही लगता था कि हमने क्या किया, कहीं हमने गलत तो नहीं किया। तो हम सोचते जब बिस्तर पे थे कि आखिर हमें अगर कुछ हो गया तो बच्चों का क्या होगा। तो कलम समय मन में आया नहीं कि अब बस छोड़ो, बंद करो इसको, नहीं, सरेंडर हमारा कर तो देते हैं? छोड़ो क्या, हमारा तो था कि अब जिंदगी तो लौटे किसी तरीके से। सबसे बड़ा था कि हम वापस आ जाएं। अब वापस आने के बाद में फिर क्या होता है देखेंगे। हमें जैसे अगर आदमी को ये कहता है कि जो अंतिम समय की जो इच्छा होती है उस समय आदमी कैसा महसूस करता है, तो हमने वो महसूस कर लिया कि मौत के दरवाजे से कैसे लौट के आए। कि जब घटना हुई, जब खून से पूरा सराबोर हो गए। तो ये हमला आप पर कहाँ पर, कब, कैसे हुआ था, जरा ये बताइए। तो 17 सितंबर 2014 को विश्वकर्मा जयंती वाले दिन, बुधवार दिन था, उसने हमें इंचार्ज थे, मतलब सेकेंड इंचार्ज हम जागरण शुरू से रहे। जब ब्यूरो प्रभारी थे आशीष त्रिपाठी छुट्टी पे थे, तो छुट्टी तो पूरा जिम्मेदारी हमारी ऑफिस की रहती थी। तो एज इंचार्ज सब कुछ हमने काम निपटाया। तो उसके बाद में काम निपटा के और नीचे उतरे तो हम फोन से बातचीत करते हुए दैनिक जागरण ऑफिस को बंद करा के, तो हमारे फोटोग्राफर थे शिवम दुबे और अजय बीर थे, वो गेट बंद कर हम तब तक बातचीत करते हुए नीचे आ गए। 2 व्यक्ति थे मोटरसाइकिल पे। तो जैसे ही हम नीचे आए तो एक व्यक्ति बड़ा लंबा सा छरेरे बदन का, अब वो बड़ी तेजी से आया, ऐसे बिल्कुल जैसे बाघ जैसा झपटा, और पीछे उसने ये पकड़ा और एकदम यूं पकड़ के और ये मारा उसने। तो पहला बार जो था यहाँ से लेकर के सीधा गया, तो ये हमारी जो हड्डी है, जो ठुड्डी, तो जैसे हनुमान जी ने गदा नहीं लगा देते हैं, तो ये समझो गदा के रूप में ये हो गई। ये ठुड्डी है तो हड्डी के नीचे ऐसे करके दबा लिया होगा आपने? नहीं, दबा नहीं, ऐसा भी नहीं गया, वो लंबा था, हम छोटे कद के थे, तो उसका नीचे तक नहीं आ पाया। तो यहाँ से लेकर के अब देखिए, यहाँ पे जिंदगी थी और नीचे होती मौत, बॉर्डर लाइन से हो गए। दूसरा बात उसने किया, तो वो पानी की जो बोतल थी लेके आए, तो नहीं मिला, तो बड़ा वाला बैग था, तन्नी वाला बैग, तो वो उन्होंने दे दिया, बोले इसमें रख लो, तो वो हमारा टंगा हुआ था साइड से। तो दूसरा बार किया, वो तन्नी उसके उसमें फंस गई, तो जो यहाँ वाला था तो यहाँ भी बिल्कुल बॉर्डर लाइन्स को रह गया। तो दोनों जगह से मौत छू करके निकल गई। तुरंत पास में थाना था 200 मीटर पे करीब, तो सीधे हमने बस गले को ऐसे दबाया, और जो हंसियानुमा था जो साथ उसका, तो खून से लथपथ जो हुआ, तो उसके हाथ में उसके जो हाथ जो थे वो खून से सराबोर हो गए, तो वो स्लिप कर गया, और हमारे हाथ में जो वो कील होती वो फंस गई, तो वो हमारे हाथ में आ गई, मतलब हमने उसे छीन लिया, तो वो हमारे हाथ में आ गई। तो मोटरसाइकिल बैठ सीधे गए, तो जैसे इंस्पेक्टर ने देखा कि वो राउंड पे जा रहे थे, और इसमें तो हम ये कहेंगे कि उस समय की जो फ्रीक्वेंसी थी, वो जो चीख निकलती है, तो चीख किस स्तर की निकली होगी हमें पता नहीं है। ये हमें लगता है कुछ समय जो आध्यात्मिक कोई व्यक्ति होता है, तो हमारे पिताजी और पूज्य गुरुदेव पंडित श्याम शर्माचार्य, जैसे उन्हीं का स्मरण आया, हे गुरुदेव हमको ये कहाँ बचाइए। खैर कोई बात नहीं, वहाँ पे गए, तुरंत इंस्पेक्टर ने जो है वो जा रहे थे, उन्होंने देखा, गाड़ी बैठे, कितने बजे की घटना है? रात 10:30 बजे की, और उन्होंने 8 मिनट के भीतर हमको अस्पताल पहुंचा दिया। तो ब्लीडिंग जो थी, ब्लीडिंग तुरंत रोक लिए, तो तुरंत उसके बाद में अस्पताल गए, एक ऑपरेशन हुआ, तब तक शरण न आए, उन्होंने दूसरा ऑपरेशन किया, भीड़ बहुत बेकदर बढ़ गई, जो सुना पूरा अस्पताल भर गया, मतलब हजारों की संख्या में लोग हो गए। फिर उन्होंने प्राइवेट अस्पताल में शिफ्ट किया, तो वहाँ भी, तो वहाँ गए, तीसरा ऑपरेशन, मतलब 3 घंटे के अंदर 3 ऑपरेशन हमारे हुए। तो बाद में जब तीसरा ऑपरेशन जब कर रहे थे, तब बजाय उसके हम हंस रहे थे,
तो वो डॉक्टर कहते कि ये क्या आप तो हंस रहे हो। तो हमने कहा अब हमें मालूम कि जब आदमी मरता है, काटा जाता है, तो उसके बाद की उसकी क्या होती, तो उसकी प्रतिक्रिया यही है कि हम जिंदगी मौत को छूकर के आ गए, हालांकि 3 बार ऑपरेशन हुआ, तुम लोग यही नहीं कर पाए, तो अब बचा क्या है। तो अब इसको हंसी ले, खैर कोई बात नहीं, बाद में चलता रहा, ट्रीटमेंट हुआ। तो इस तरीके से कहानी रही। तो वो जो दौर था उस समय ये था कि पहला फोन हमने अपनी पत्नी को किया था और ये सोच के किया था कि ये हमारी आखिरी कॉल आखिरी है। कॉल होगी। और वो भावनाएं समझी जा सकती हैं सर कि आपने एक समाज को बचाने के लिए कितनी बड़ी कुर्बानी देने की तैयारी आपने कर ली थी। उनको फ़ोन किया तो हमने कहा कि चोट लग गई है। तो क्या हुआ? तो हमने कहा हमारा गला किसी ने काटा है, बस हल्का सा है, हम अस्पताल जा रहे हैं, घबराना नहीं और बच्चों का ख्याल रखना। तो वो भी बड़ी पेशेंस वाली, वो जैसे उनको पता लगा अस्पताल आएँगी, उन्हें हमारे यहाँ देखा तो बहुत सी महिलाएँ रोने लगती, पीटने लगती। वो बड़े ऐसे बड़े चेहरे के, मतलब आँसू भी नहीं थे। उन्होंने कहा हिम्मत रखो, कुछ नहीं होगा। तुमने कभी किसी का अहित नहीं किया, तो ईश्वर हमारे साथ कोई अन्याय नहीं क्यों करेगा। आपने आशाराम बापू का तो अहित कर ही रहे थे आप ना। आसाराम का कर रहे थे, लेकिन आसाराम का हम तो उस बच्ची का कर रहे थे जो अबला थी, जो शक्तिशाली है, अगर किसी तरीके से सब कुछ सर्व संपन्न है, खुद अपने को भगवान कहता है हर तरीके से, तो उसको हम अहित करने वाले कौन होते हैं। उस बच्ची का था जो बेचारी का जैसा कुछ नहीं, जो करियर बनाने के लिए गई थी, तो उसके लिए हमारी, और फिर हम न उसके लिए कर रहे थे न उसके लिए, हम अपना नैतिक दायित्व का पूरा अक्षरता जो होना चाहिए, हम उसका अपने दायित्व का निर्वहन कर रहे थे। अब उस राह में अगर कोई किसी का हित प्रभावित होता है, किसी का हित होता है, तो ये ऊपर वाली की मर्जी है। अच्छा, हमारे जब आप स्वस्थ होकर वापस आ गए, बस स्वस्थ होके वापस आए, इस दौरान काफ़ी कुछ बाद में जब हम वापस आए, समझाने वालों के अभी बड़ा वो होगा, छोड़ समझाने दो, वाले हट कि जाओ। हम कहते रहे, फिर सबने जागरण को लेके कहा कि ले आओ जागरण। कुछ चीज़ें बड़ी वो लगती हैं। आए होंगे लोग कह रहे होंगे हम तो तुमसे कहते रहे, तुम काहे फालतू में इसमें पड़े हुए हो, छोड़ो ये सबको, काहे को मर रहे हो जा में, और तुम पड़े रहे, आखिर में लो तुम देखो वो अपने हस्र का ये सब कुछ हुआ। जो दूसरे लोग थे, जो हमारे दैनिक जान के ही थे, जो अन्य अखबार वाले थे, बोले देख लिया कौन तुम्हारे पीछे खड़ा रहा। अखबारी संस्थानों की सबसे बड़ी विडंबना ये है कि वो हमसे सब चाहते हैं कि हम कलम उठाएं और ये कर दें, खबर का असर हो जाए, अधिकारी सस्पेंड हो जाएं, नेता मत्था टेकने पहुंच जाएं, तुरंत वो करें। लेकिन जब सुरक्षा की बात आती, सम्मान की बात आती, हित की बात आती, तो सब हाथ खड़े कर लेते हैं। अब तब वहाँ पे तमाम वो चीज़ें लगा दी जाती हैं, क्योंकि हमको जो सम्मान मिला जितना बड़ा जागरण से, उतना किसी को मिल नहीं सकता है। इकलौते हम ऐसे पत्रकार शायद हैं कि जब जिसका ये घटना हुई तो ये लिखा गया कि दैनिक जागरण के संवाददाता, अन्यथा जुड़े रहे शब्द जुड़ता था। अभी तक हमारे बीरो प्रभारी थे प्रदीप शुक्ला, उनका मर्डर हो गया था, तो ये भी दैनिक जागरण से जुड़े रहे, लेकिन हमारे लिए लिखा दैनिक जागरण के संवाददाता। उसके बाद हमारे फोटो के साथ 2 बार खबर छापी गई, जागरण ने ऑल एडिशन खबर छापी। लेकिन अफसोस ये इस बात का है कि हमारे खबर वो तब छपी जब बीबीसी ने हमारी खबर को ब्रेक किया। मतलब जब आपको दूसरी जगह से जब सम्मान मिला, मतलब जब आसाराम को सजा हुई है, उसके बाद में बीबीसी से जैसे ही खबर छापी कि आसाराम को आखिर किसने दिलाई आसाराम को सजा, ऐसे करके पूरे खबर ब्रेक हुई, तब जाकर के फ़ोन आया कि अरे ये तो समझे थे, ये सब कौन है, शाहजहाँपुर नरेंद्र यादव हैं। तब तो नोएडा से फ़ोन आया, तो हमारे रामधनी द्विवेदी जी हमारे संपादक रहे, बहुत अच्छे थे, उनका बड़ा आत्मीय, हमको आत्मीयता उनकी मिलती रही। तो उनका फ़ोन आया, बोले नरेंद्र कहाँ हो? तो बोले नहीं, एक फर्स्ट पर्सन में खबर लिख के भेजो, तुम्हारी कलम की वजह से देखो जागरण का बहुत बड़ा, देखो जागरण का खबर का क्या असर रहा, आज देखो आसाराम को सज़ा मिल गई हो, तुम खबर भेजो। तो खैर भेजी वो खबर। तो जागरण में खबर छापी कि दुष्कर्मी की अकूत संपत्ति से कलम लड़ी और जीती। जागरण ने हमारे फोटो के साथ इस
हेडलाइन के साथ खबर छापी थी, लगभग आधे पन्ने में हमारी स्टोरी को छापा कि कैसे हम लड़े, कैसे क्या। तो जागरण ने सम्मान भी बहुत दिया, लेकिन अफसोस इस बात का है, इतना सब हो जाने के बावजूद जहां हमने करोड़ों के ऑफर ठुकरा दिए है, परिवार पूरा दांव पे लगा रहा, दिया। और जब सजा मिल गई, हमारे फोटो के साथ 2 बार अखबार में खबर भी छापी गई। कठुआ कांड उस समय हुआ था जम्मू कश्मीर वाला, उसको लेके जागरण की बहुत बड़ी वो हो रही थी। तब जागरण ने छापा कि हमारा एक ऐसा भी रिपोर्टर है कि अपना खून बहा करके बेटियों को न्याय दिलाता है, तो उस रूप में भी हमको कहा गया। लेकिन जब आउट ऑफ टर्न प्रमोशन हमको जागरण ने दिया, लेकिन जब सैलरी बढ़ने की बात है, एक नया पैसा नहीं बढ़ाया गया। अंततोगत्वा क्या हुआ कि जो हमारा वेतन था, जब ये तो एक पहलू हुआ, दूसरा जब हमने दोबारा ज्वाइन किया 2014 की घटना 7 सितंबर के, और जब हमने दिसंबर में ज्वाइन किया, उसके बाद हमारा ट्रांसफ़र कर दिया गया यहाँ से बरेली। बरेली ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, उसके बाद में हम कहते हैं कि हमें खतरा है, वहाँ नहीं सही है। तो इसमें इतना ज़्यादा ट्विस्ट किया जाता कि पुलिस की, आज अगर हम जीवित हैं तो पुलिस की वजह से हैं, लेकिन आज हम परेशान हैं तो वही पुलिस की वजह से। पुलिस ने एक रिपोर्ट भेजी कि इनके गांव का मामला है। पहले हमारे लिए लड़कियां का तलाश की गई कि कहीं लड़की से जोड़ दिया जाए, ब्लैक मेलिंग का मामला तलाशा गया, वो जोड़ दिया जाए। एक ऐसी रिपोर्ट वहाँ पे जब डीआईजी से हम बरेली ट्रांसफ़र हो गया, जब हम मिलने गए वहाँ, तो डीआईजी ने कहा कि तुम्हारे खिलाफ तो 151 है, तुम तो शराब पी के हंगामा करते हो। तो हमने कहा हम तो शराब लोगों से मांगते हैं, दान में पुड़िया मांगते हैं, शराब मांगते हैं, गाती प्रयोग द्वारा हम ये कराते हैं जो भी है, हमने तो कभी छुई नहीं कि इसका स्वाद कैसा होता है। आप कहते तो हमें बता दो कौन कौन किस थाने में कब हमारे खिलाफ 151 हुआ, कैसे क्या। तब जब हमारे जीएम साहब ने कहा कि तुम्हें घटना को लेके सारी तुम्हें जानकारी है, तुम छुपाते हो, तुम खुद नहीं चाहते हो खुलासा हो, तब हम रोने लगे। हमने देखा अब हम जब तक ऑफिस नहीं आएंगे, जब तक इसका खुलासा नहीं हो जाता है। पुलिस ने भ्रमित ये कर दिया था, पुलिस का ये था कि इस मामले को इंटरनेशनल इशू मत बनाओ। शुरुआत में इसको नहीं खोला गया, ये खोला तब गया जब हमारे कृपाल सिंह का मर्डर हो गया, जो हमारा मुख्य वो था, जो खबरें हमें ये स्थानीय लोकल के देता था। जब उसका मर्डर हो गया तब ये घटनाक्रम को खोला गया। उससे पहले पुलिस ने कह दिया कि हमारे गांव की लड़ाई है, हमारा ऐसा है, हमारी खबरों को ब्लैक मेलिंग का मामला है। जब हम मांगते कुछ नहीं, जब हमने रिजाइन दिया, अब तो हमने इधर जनवरी 2025 में रिजाइन किया, हमने अपना नए प्लेटफॉर्म शुरू किया, लेकिन उससे पहले हमने 2016 में रिजाइन किया। 2015 में ज्वाइन किया, ट्रांसफ़र होगा, तो 2016 में इसलिए रिजाइन किया कि आसाराम के गुर्गे हमारा पीछा कर रहे हैं। यहाँ से हम जाएं बरेली तो पीछा करें, उधर से आएँ तो पीछा करें। हमारे जो गनर थे, हमारे सुरक्षा में वो बेचारे साथ रहते थे। दिनेश सिंह गौड़ बहुत अच्छे वो थे, पारखी नजर थी, तो उन्होंने ये देखा कि लगातार जो पीछा किया जा रहा है, तो एक व्यक्ति को जब हमने पहचान लिया, दरअसल जो लड़की का घर है, उसके घर के ठीक सामने एक लोहार की दुकान पे 2 लोग बैठे हुए बात कर रहे थे। बहुत चीज़ें इसमें बीच में छूटती जा रही हैं। उसका सीक्वेंस ये रहा कि एक व्यक्ति हमारे दैनिक जागरण ऑफिस में आता है, एक लिफाफा देता है, अब वो कहता है कि देखो ये बापू जी ने तुम्हें सद्बुद्धि का प्रसाद भेजा है। तो हमने कहा क्या सद्बुद्धि का प्रसाद भेजा है? तो दिखाता है कि देखो अटल बिहारी वाजपेयी हैं, बापू जी के पैर छू रहे हैं, नरेंद्र मोदी पैर छू रहे हैं, अशोक सिंघल पैर छू रहे हैं, और तुम इसे पंगा ले रहे हो। तो पूरा करके वो देखते हैं। तो हम राहुल सचान को फ़ोन करते हैं कि राहुल सचान से कहते हैं कि ये भी तो उनके थे, शिष्य थे, आज तो इनके खिलाफ हैं, ये सब बता रहे हैं। तो राहुल सचान से जो भी बात होती है, खैर वो चला जाता है। बाद में वो व्यक्ति हमसे कहता है कि हमने बापू जी को छोड़ दिया है, अब हम दूसरा गुरु करेंगे, हमने मुंडन करा दिया है। और जिस समय वो आया था, वो बनकर राहुल यादव नाम बताया था कि बोले बदायूं के रहने वाले हम राहुल यादव हैं। वो जो आपके लिए सद्बुद्धि का प्रसाद लेके आए, रैकी करने आया था, साथ में सौदा उस हिसाब से।
खैर कोई बात नहीं, इसको हमने एंजॉय के रूप में लिया, कोई बात नहीं, बाद में चला गया। एक सप्ताह बाद फ़ोन आता है कि हमने बापूजी को छोड़ दिया है, नया गुरु। तो हमें लड़की के पिता से एक बार हम प्रायश्चित करना चाहते हैं, लेकिन हम समझ गए थे। वही 1-1.5 महीने बाद वही व्यक्ति जो है लड़की के घर के ठीक सामने जो है 2 व्यक्ति बैठते हैं, वो बात कर रहे थे। चूँकि हमले के बाद में सुरक्षा गार्ड हमको दे दिए गए थे, आज भी सुरक्षा लगातार है। तो वो हमने देखा कि ये तो वही व्यक्ति है जो हमारे ऑफिस में गया था। तुरंत गाड़ी रोकी, हमने कहा इसको वहीं पकड़ लिया। पकड़ के तुरंत ही लड़की के पिता ने फ़ोन किया, पुलिस आ गई और लेके गई। बाद में पुलिस ने जब पूछताछ की तो पता चला उसका नाम नारायण पांडे है, अब वो कानपुर का रहने वाला है, आसाराम का अंधभक्त है। अच्छा, तो वो रेकी कर रहे थे? वो रेकी कर रहे थे। क्यों कर रहे थे? क्या प्रयोजन था उनका रेकी प्रयोजन करने ये का? प्रयोजन ये था किसी भी तरीके से हम मैनेज हो जाए, अच्छा, उसके बाद में हमारे ऊपर आरोप हमला होता है। हाँ। और हमले से पहले फरवरी में, यानी कि सितंबर, अच्छा, हमला करने वाले नहीं पकड़े गए? अब तो एक जेल में है, 2 लोग थे, एक अज्ञात है। लेकिन उसने जब हम ये 27 सितंबर 2014 का हम पे हमला हुआ। जुलाई 2015 में कृपाल सिंह जो गवाह थे, यानी जो हमारी खबरों को पूरा वो बताते थे लोकल स्तर पे, बाकी राहुल सचान है, देवेंद्र प्रजापति, अमृत प्रजापति या जो लोग थे, तो ये लोग संपर्क में थे हमारे। उनका मर्डर हो गया। उनके मर्डर के बाद जब विवेचना उनकी शुरू हुई, सब लोगों का मर्डर हो गया? अमृत प्रजापति का मर्डर हो गया और कृपाल सिंह का मर्डर हुआ। महेंद्र चावला पे जानलेवा हमला हुआ था, वो जीवित हैं, तो जीवित में हम इधर हो गए, महेंद्र चावला हो गए। राहुल सचान अभी तक गायब हैं। नहीं, तो ये जो हमले हुए थे ये डायरेक्ट मतलब अंध भक्तों ने भक्ति में आकर किए हैं कि इसमें आशाराम की तरफ से कुछ उनका नहीं, सारे जो हमले हुए, जैसे कृपाल सिंह पे जो हमला हुआ तो आसाराम के लोग ही थे। जो हम पे हमला जिसने किया वही उसमें उसने किया था। और जो आशाराम के भक्त रहे होंगे उन्होंने भी आपका जीना हराम करके रखा होगा बाहर, ऐसा था? बस सामने कोई टकराता नहीं, कहते ना कि अगर पुलिस सुरक्षा ना होती तो आज हम जीवित नहीं होते। आज भी हैं अंधभक्त उनके? अंधभक्त हैं, वो ये कहते हैं हमें वापस क्या लेना देना, हम तो भगवान मानते हैं, हमारा काम सिद्ध होता है, वो जो करेंगे वो उसका फल पाएंगे। नरेंद्र जी, बहुत त्याग करना पड़ा, बहुत मतलब खतरों से भी जूझे। अगर हम बाहरी आवरण से बैठ के देखें अगर आपका, तो एक आप किसी नायक की भूमिका में ही नजर आते हैं। ये आपकी पूरी जो कहानी सुनी ऐसा लग रहा था कि हाँ, कि आजकल जो मूवीज चलती हैं एकदम आपने उस तरीके से लड़े और हैप्पी एंडिंग हुई। अच्छा, हैप्पी एंडिंग होने के बाद मतलब आशाराम को सजा हो गई, सब कुछ हो गया, उसके बाद की जो खुशी है वो कैसी थी, जरा क्या माहौल था बताएंगे? ये जो सजा हुई है तो जितनी खुशी लड़की को थी उससे कहीं ज़्यादा हमें थी कि हमने जिस उद्देश्य से कलम चलाई थी, खतरे झेले, मौत से जूझ के लौटे और वो लक्ष्य पे हम कामयाब हुए। हर किसी ने मुक्त कंठ से ये सराहा कि अगर कलम चली है तो नरेंद्र यादव की वजह से ये संभव हो पाया है। हर किसी ने स्वीकार इसलिए किया क्योंकि उन खबरों को लिखने वाला, उसको कंटेंट क्रिएट करने वाला, उसको इम्प्लीमेंट करने वाला, एग्जीक्यूट करने वाला, एक जैसे डायरेक्टर और जितना भी उसका पूरा जो भी था, पटकथा से लेखन से लेके उसको क्रियान्वयन तक पूरा हम करते हैं। और हमें जो हम खबर करते हैं तो बहुत अच्छे तरीके से खबर छप के आती थी। तो जागरण को जो नंबर 1 बना हुआ है, हम ये कहेंगे कि जो जागरण नंबर 1 है, जो उसका चाहे जो भी उसके स्ट्रेटजी अपने हो, रिपोर्टर जो लगता है जो उसका खुल कर के खुलने की छूट देता, ऐसे मामलों में हमें ये लगता कि अगर ये पॉलिटिकल कहीं पे होता, क्योंकि इतना ज़्यादा धीरे धीरे हो गया तो किसी की हिम्मत नहीं पड़ती थी, या हिम्मत पड़ती थी लोग कहते भी थे तो हम तक नहीं हिम्मत पड़ती थी कि इनको हम रोक लें, क्योंकि हम चल चुके थे। तो अब ऐसा जैसे ना जब कोई सैलाब चलता है तो वो उसको कोई रोक नहीं पाता। आपका कोई निजी डायलॉग नहीं होता था, जैसे ही कोई कहता था नरेंद्र रुक जाओ तो अपने वहां की भाषा में लला अब ना रुकन वाले हैं? बस हमारा एक था, ये कलम न रुकी है, न रुकेगी, न बिकेगी और न डरेगी। बस ये चीज़ हमारी था कि एक कलम अब रुकने वाली नहीं, जब तक सजा नहीं मिल जाती है तब तक। बहुत बढ़िया। और हमारा केवल ये था, हमारा आश्रम से कोई मतलब नहीं लेना देना, हम आध्यात्मिक थे, हैं हर व्यक्ति हम उनको मानते थे, आज भी मानते हैं। जो संत हैं
अच्छे संत हैं, उनको आज भी मानते हैं, लेकिन एक संत के भेष में जो जानबूझ के गलती करे, छोटी सही बड़ी सही जो भी सही, आपके यहाँ गुरुद्वारे में गए थे, आपके आश्रम में गए थे करियर संभालने के, तो आपका नैतिक दायित्व बनता था। आपने भूत प्रेत का साया के रूप में आपने जोधपुर मड़ाई आश्रम क्यों बुलाया? आप अंधविश्वास को जितना दे रहे हैं। बढ़ावा दे, पाखंड को बढ़ावा दे रहे हैं। उस बच्चे को जो बेचारी बिल्कुल इनोसेंट है, आपको सब कुछ मानती है, उसको आपने बुला के उसके पूरे परिवार को कर दिया। माँ बाप को एक गेट पे इस पे बैठा दिया, दूसरे को उस पे बैठा के वो माला फेर रहे हैं, वो आप अंदर अनुष्ठान कर रहे हो। ये तमाम चीज़ें हैं, तो एकदम ये अंदर वो था कि ये जो किया, ये हमारे सनातन धर्म को, हमारी भारतीय संस्कृति को, हमारे संत समाज को, वृद्ध समाज को, आज बताइए ये हो गया, लोगों ने भरोसा करना छोड़ दिया वृद्धजनों पे। आपने आपके इस काम के बाद से ही तो सारे बाबाओं की सारे। दुकानें बंद होनी शुरू हमें हो बहुत गई थी। खुशी है। बड़े बड़े बाबाओं पे यह प्रेरणा मिली आप ही से, आप ही ने रास्ता प्रशस्त किया उस चीज का। ये हमें बहुत खुशी है कि इस मामले के बाद में, चाहे राम रहीम हो, चाहे दूसरे जितने भी हैं, इस घटना के बाद जैसे हुआ सेम पैटर्न, यही कहानी। उसके बाद फिल्में भी शुरू बनने हो गई, लोगों ने लिखना, अपने शो बनाने शुरू कर दिए। तो हमें खुशी है कि जो लक्ष्य हमारा था, उस लक्ष्य में हम कामयाब हुए हैं। और जो भी कलम उठाते हैं, उनको माँ सरस्वती को स्मरण करके ये ध्यान रखते हैं कि कलम अगर छुटाई, माँ सरस्वती ने हमें कलम दी है, जहाँ जिस स्थिति में हम हैं, जो व्यक्ति है अगर ईमानदारी से काम करता है, हमने कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मारा, हमने कोई जानबूझ कोई वो नहीं किया, उस परमपिता प्रमोशन ने कराया है, लेकिन जो ईमानदारी से काम करता है वो एक इतिहास बन जाता है, उस खास बन जाता है, उसे मोह। पर्सनली बात कहें तो यही काम ही है पत्रकार का, और क्या काम है? अच्छा, आपका जो इतना जुझारू और मतलब एक योद्धा के रूप में आपका जो चरित्र रहा है, तो ये मूवी बनने लायक है, फिल्म बनने लायक है। क्या कभी किसी ने अप्रोच किया आपसे इस संबंध में? देखिए, डिस्कवरी चैनल पे 2 मूवी बनी है, तो वो हमारे किरदार पे नहीं, एक हमको जैसे 2 अलग अलग हैं। एक जो चूँकि इस घटना के बाद में हमको रिवॉल्वर दिया गया है, तो उस पे एक बनी है कि आखिर ये ज़रूरी क्यों है, एक पत्रकार को क्यों ज़रूरत पड़ती है असलाह रखने की। तो एक उस पे थी, तो इंटरनेशनल वो मूवी थी, उसके 5 एपिसोड बने थे, एक इंडिया का था, अफगानिस्तान का था, ऐसे था, तो उसमें हमको लिया गया। एक दूसरी आसाराम पे पूरी बनी है, आसाराम के पूरे शुरू से लेकर आगे, तो उसमें एज ए जर्नलिस्ट हमारा जो योगदान रहा वो बनी। हमारे पूरे उस पर केंद्रित अभी तक वो नहीं बनी। लेकिन हम ये कहते हैं, जिस तरह के एक ही बंदा काफ़ी है फिल्म बनी है, जो अधिवक्ता पे पीसी सोलंकी पे केंद्रित है, और पीसी सोलंकी से हमारा जो हम लिखा है, हमने पीसी सोलंकी से हर उस पर बात होती थी। हम फील्ड करते थे कि एक खबर हम लिखने जा रहे हैं, खबर हम लिखने को हम बताते थे, तो हमारे सहयोगी होते थे। लेकिन हम ये जरूर कहते हैं कि पत्रकारों को वो सम्मान नहीं मिल पाता है जिसके वो असल हकदार हैं। हर कोई समाज का व्यक्ति ये तो चाहता है कि पत्रकार वो लिखे, हमको न्याय मिल जाए, पत्रकार पूरा जहर वो पी ले, भगवान शिव की तरीके से नीलकंठ वो बन जाए, वो गले में विष धारण कर ले, उसका कल्याण हो जाए। जब कहीं आप जाते रिपोर्टिंग करने के लिए, आदमी कहता है कि हमारा नाम भैया मत छापना, देखो घटना है, हमारा नाम कहीं ना आए। लेकिन पत्रकार जाता है, फोटो खींचता, खबर लिखता, उसको सब उसके कोई परवाह नहीं होती है। तो ये विडम्बना बहुत है। हमारे साथ भी इतना सब कुछ हुआ, इस पूरे प्रकरण में अगर अंधभक्ति बनी रहती, अगर मीडिया साथ न देती, मीडिया ट्रायल न होता, तो कभी उस लड़की को न्याय नहीं मिल पाता। तो दोस्तों, हमारे साथ में मौजूद थे नरेंद्र यादव जी, एक बहादुरी की मिसाल जिसे कहा जा सकता है। पत्रकारिता में इस तरीके के बहुत ही कम उदाहरण देखने को मिलते हैं। फिल्मों में तो हमने बहुत देखे हैं, लेकिन रियल लाइफ में कम मिलते हैं। और हमारा सौभाग्य है कि आज हम इनके साथ में बैठकर उन चीज़ों को हमने बिल्कुल महसूस किया है। और नए पत्रकारों के लिए भी रहेगा कि इस तरीके की बहादुरी की भावना अपने दिल में रखकर, एक निष्ठा रखकर अगर काम करेंगे तो इन्हीं के जैसा नाम, फेम सब मिलेगा। नरेंद्र यादव जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका भी। आपने अवसर दिया है हमारी भावनाएं जो थी उनको, भाव को, भावनाओं को समझने का, और जो पत्रकारों की ज़िंदगी होती है उसको अंदर झांकने के आपने जो प्रयास किया, तो इसके लिए धन्यवाद बहुत बहुत।